अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम ये बात करेंगे कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनके ज़हन में क्या चल रहा होता है जिसकी वजह से वो कुछ क्रिएट कर सकते हैं। हम सबने क्रिएटिव लोग देखे हैं या हमारे ज़हन में एक आइडिया है कि वो किस तरह के उनको होना चाहिए, शायद आइंस्टाइन की तरह उनके बिखरे से बाल होने चाहिए या उनके कपड़े किसी ख़ास तरह के होने चाहिए। वो तो एक बिल्कुल सतही सी सुपरफिशियल सी बात है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनके दिमाग में क्या हो रहा होता है, दैट इज़ व्हाट मेक्स देम क्रिएटिव। तो हम उसके बारे में उनकी कुछ मेंटल हैबिट्स और उनकी कुछ मेंटल प्रोसेसेस को देखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग ये किसी भी इन्वेंटर के लिए या कुछ नया करने के लिए एक ज़रूरी सोचने का तरीका है। इसमें क्रिटिकल से ये मुराद नहीं है कि वो नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं या तनकीदी निगाह से सबको देख रहे होते हैं। इसका ये मतलब है कि वो सिस्टमैटिकली और जो आर्ग्यूमेंट है उससे पीछे हट के उसको एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि सब्जेक्टिव होके या अपने इमोशंस के साथ सिर्फ नहीं, बल्कि उसको जो है वो किसी लॉजिक या किसी ऑब्जेक्टिविटी के तहत भी वो उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं कि वो क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं वो क्या तरीके हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। दे कैन सी लिंक्स बिटवीन आइडियाज़ एंड दे कैन कनेक्ट आइडियाज़ दैट माइट सीम इररेलेवेंट। जैसे कि अगर कोई कहानी लिखी जानी है टेररिज्म और उसके इफ़ेक्ट्स के ऊपर, तो हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें ऑब्वियस हों कि टेररिज्म के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं कि इकोनॉमिक्स का नुकसान हो जाता है, बिज़नेसेस का नुकसान होता है, टूरिज़्म कम हो जाती है। लेकिन हो सकता है कुछ इतने ऑब्वियस ना हो जो कि क्रिटिकल थिंकर ही निकाल सकता हो, कि हो सकता है इससे लोगों के आपस के रिलेशनशिप्स ख़राब होते हो, क्योंकि लोगों में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, टेंशन और एंग्जाइटी का इजाफा होगा। तो इससे लेट्स एक्सप्लोर कि इसमें इसका क्या असर होता है। तो ये एक क्रिटिकल थिंकर की क्वालिटी है कि वो इस हर चीज़ को जो है वो उसमें इंक्लूड करता है अपने डिस्कशन में, अपने एनालिसिस में, फिर देखता है कौन सी चीज़ उसमें सही फिट आ रही है कि नहीं आ रही, लॉजिक की बुनियाद के ऊपर। इसी तरह वो बिल्ड करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को और देखते हैं कि और इवैल्यूएट करते हैं। सिर्फ ये नहीं, हम देखते हैं अक्सर हम लोग रियल लाइफ में कोई कॉन्वर्सेशन होते हैं और अगर किसी एक शख्स ने एक स्टैंड ले लिया है, तो क्योंकि वो उसका स्टैंड है वो उसी को होल्ड ऑन करता है कि नहीं यही बात ठीक है। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं दे आर विलिंग टू इवैल्यूएट आर्ग्यूमेंट्स एंड चेंज देयर माइंड। वो ये नहीं कहते कि बस यही बात ठीक है, लेकिन वो उसको मवाजना करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं और फिर किसी फैसले पे पहुंचते हैं कि इसको हमने अपने जो भी क्रिएटिव हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कि वो इवैल्यूएट करते हैं बिल्ड करने के बाद। उसको खुद ही अपनी बात को मानने में के लिए इतनी हरी में नहीं होते, या किसी और की भी, अपने किसी पसंदीदा शख्स की भी कही हुई बात को वो मानने के लिए दे आर नॉट इन टू मच ऑफ अ हरी, दे इवैल्यूएट थिंग्स बिफोर दे डू दैट। इसी तरह वो उसके जो रीजंस हैं, जो रीजनिंग है, उसमें जो एरर्स हैं वो उसको एनालाइज कर। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि देयर इज़ नो लाइफ ऑन प्लैनेट मार्स बिकॉज वी हैव नॉट फाउंड इट येट, तो ये एक एरर इन रीजनिंग है। सिर्फ इसलिए कि इंसान मार्स के ऊपर लाइफ को ढूंढ नहीं पाए हैं अभी तक, इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ है नहीं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें कायनात में हों जो कि अभी हमारी आंख उनको देख नहीं पाई। तो ये एक एरर इन रीजनिंग है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लॉजिकली सोचते हैं और कोई भी चीज़ जो हो सकता है, सब जिस चीज़ को सच फर्ज कर रहे हो सकता है वो उसको सवाल करें। जैसे उसकी एक इंटरेस्टिंग मिसाल ये है कि अक्सर हम ये सुनते हैं कि इंसान अपना दिमाग पूरा नहीं यूज़ कर रहा और उसका 5% या 6% यूज़ कर रहा है। हो सकता है कोई क्रिटिकल थिंकर इस बात को सुने तो वो सोचे कि हमें पता कैसे है कि होल कितना है? हमें कैसे पता कि ये 5% उसका है और 100% कैसा होगा अगर किसी ने यूज़ ही नहीं किया? हो सकता है इसका कोई जवाब हो, लेकिन ये कि ये क्रिटिकल थिंकर इस किस्म के सवाल करता है, जो चीज़ें जिसको सब अस्यूम करते हैं ये सच है, वो उनके बारे में भी क्वेश्चन करता है कि नहीं इसमें क्या है, ये तो झूठ भी हो सकता है, या ये इसमें कोई फॉल्ट हो सकती है इस प्लॉट में या इस ख्याल के अंदर। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। उसके अलावा ये है कि वो प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिक तरीके से हैंडल करते हैं। जैसे पहले भी मैंने कहा कि वो ऑब्जेक्टिवली और जज्बात से बाहर निकल के भी वो चीज़ों को देखते हैं और उसको सिस्टमैटिकली टैकल करते हैं। यानी कि वो कोई कंपैरिजन करेंगे, कोई वो रिसर्च करेंगे, वो सोचेंगे मैंने कहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन लेनी है और फिर उसके बाद उस पर रिसर्च होके और फिर वो प्रॉब्लम टैकल होगा सिस्टमैटिक तरीके से। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा सिस्टम है प्रॉब्लम को टैकल करने का, वो ही किसी और का भी हो। हो सकता है आपको उनके काम में बेतरतीबी लगे, लेकिन ये कि वो शख्स अपनी किसी तरतीब या अपने किसी इंटरनल सिस्टम को फ़ॉलो कर रहा हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके बारे में।
और अपनी बायसेस और बिलीव्स के बारे में भी वो जानते हैं कि कहीं मैं क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तान के बारे में लिखते हुए कोई मेरी बायस तो नहीं है, मैं कितना सच बता रहा हूँ या बता रही हूँ। ये सारी जो हैं ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्रिटिकल थिंकर्स करते हैं, और हमें भी अगर हमने करना है तो हमें ये इनको जहन में रखना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब कोई अगर मसला आया तो वो उसकी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, पहले एनालाइज अ सिचुएशन और इन्फॉर्मेशन, फिर वो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करेंगे। ऐसी सिचुएशन जब कहीं और हुई थी तो क्या हुआ था, अगर वो ये आ रहा है, अगर उन्होंने ब्लॉग लिखना है कि इंसेक्टिसाइड्स के इस्तेमाल से क्या होता है, तो हो सकता है वो दुनिया में बाकी जगहों पे जब इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल हुए उससे लोगों की सेहत पे क्या असर पड़ा, उसको वो पहले स्टडी करें। फिर वो देखें कि अब जो साउथ पंजाब में औरतें कॉटन चुन रही हैं उनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है, जब क्योंकि वो इंसेक्टिसाइड्स उस कॉटन के पौधे के ऊपर डालेंगे। तो वो कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करेंगे और फिर देखेंगे, इवैल्यूएट और सिलेक्ट करेंगे कि बेस्ट ऑप्शन उसमें से कौन सी है। ये नहीं होगा कि वो फैसला पहले कर लें और फिर उसके बाद जो है वो रिसर्च करें और उससे अटैच हो चुके हों। पहले वो रिसर्च करेंगे और फिर जो है इवैल्यूएट करेंगे, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके फिर किसी फैसले पे पहुंचेंगे। इसके अलावा वो किसी भी फैसले का, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए वो एक चीज़ सिर्फ नहीं सोचते, वो बहुत से उसके सॉल्यूशन सोचते हैं। जैसे अगर कोई कहानी है तो वो ये सोचेंगे उसके एंड कितनी तरह के हो सकते हैं और फिर उसमें से कौन सा सिलेक्ट करें। तो ये एक क्वालिटी है उनकी। क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग और ये सारी चीज़ें जब ये इन प्लेस होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी, और इंसान अपने फ्लो में होता है, तो उसकी ये शक्ल होती है कि जैसे यहाँ पे लिखा है फ्लुएंसी, व्हेन द क्रिएटिव जूसेस फ्लो वी प्रोड्यूस मैनी आइडियाज, यानी फ्लुएंसी में बहुत से उसके आइडियाज़ निकल रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप लिखने बैठें तो बीच बीच में उठें ना, फ्लो को बन लेने दें। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ आएँ, और इसके अलावा ओरिजिनलिटी, द आहा मोमेंट, जब आप कहते हैं हाँ ये कितना अच्छा आइडिया है, जो कि सिर्फ आपका अपना आइडिया होता है। रिसर्च सारी एक तरफ रह जाती है, एंड पे इट्स द आहा मोमेंट जो किसी क्रिएटिव राइटर को या किसी भी क्रिएटिव शख्स को आगे लेके जाती है, और आप खुद हैरान हो जाते हैं कि आइडिया कहाँ से आया। असल में ये सारा जो पिछले स्टेप्स और थिंकिंग हैबिट्स थी उन्हीं के ज़रिए से ये आप इस नतीजे तक पहुँचते हैं। शुक्रिया।